हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5 का चैप्टर 6 पढ़ेंगे हिंदी में, जिसमें अनोखा इलाज नामक पाठ है। अनोखा इलाज नाम से ही लग रहा है कि इस कहानी में कुछ अलग तरह के इलाज के बारे में बताया गया है। आप ये देख रहे हैं चित्र, इसमें ये मरीज है और ये डॉक्टर, जिसको उस ज़माने में वैद्य कहते थे, और इनके ही बारे में ये कहानी है। ये कहानी इस तरह से है। एक नगर में रहते थे एक सेठ, नाम था उनका अमीर चंद, और थे भी वे नाम के अनुरूप नगर के प्रसिद्ध अमीरों में से एक। उनके पास ढेर सारा धन था, बहुत सी अचल संपत्ति थी। तो बच्चों, एक नगर में एक सेठ रहते थे और उनका नाम भी अमीर चंद था और वे नाम के अनुरूप अमीर भी थे। उनके पास बहुत सा पैसा था और अचल संपत्ति। अचल संपत्ति का मतलब होता है जैसे खेत, ज़मीन, घर, जेवरात और पैसे इत्यादि। सेठ जी को इस प्रकार का सुख था, उनको हर चीज़ का सुख था। उनके पास बहुत बड़ा सा मकान था, नौकर चाकर थे, सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उन्हें केवल एक ही दुख था, और यही दुख सभी सुखों को मिट्टी बना रहा था। यानी उनको एक ही दुख था कि उनका जो स्वास्थ्य था, यानी उनका तबीयत, उनका शरीर, वो अच्छा नहीं रहता था। उन्होंने अनगिनत बीमारियां पाल रखी थी, यानी उनको बहुत सी बीमारियां थी, और जिनका शरीर ठीक नहीं रहता, उनका मन भी ठीक नहीं होता, तो कितना भी सुख हो उनके लिए बेकार है। धीरे धीरे सेठ जी का रोग बहुत अधिक बढ़ गया। बड़े बड़े डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। बड़े बड़े वैद्य और हकीम भी फेल हो गए। वैद्य और हकीम यानी उस ज़माने में डॉक्टर ही कहेंगे उनको, जो जड़ी बूटी की दवाइयाँ देते हैं उनको वैद्य या हकीम कहा जाता है। तो सभी इलाज करके हार गए थे, और सेठ जी का जो रोग था वो बढ़ता ही जा रहा था। मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की। मर्ज मतलब बीमारी, वो बढ़ता ही जा रहा था। जैसे जैसे दवा हो रही थी, इलाज हो रहा था, फिर भी वो बढ़ ही रहा था। सेठ जी और उनका परिवार इस बात से बहुत परेशान था कि अब क्या उपाय किया जाए। इतना पैसा खर्च करके भी उनको अच्छा लाभ नहीं मिल रहा था। सभी नौकर चाकर भी दुखी थे, इसलिए कि अब शायद सेठ जी धीरे धीरे इतने बीमार हो गए हैं कि शायद ना बचें, वो ठीक ना हों। मिलने जुलने वाले लोग भी चिंतित हो गए। रोग ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और इसलिए सब धीरे धीरे निराश होते जा रहे थे कि शायद अब वैद्य जी कभी ठीक ना हो। इस तरह से निराश होकर सेठ जी ने घोषणा करवाई, यानी पूरे शहर में ये सूचना फैला दी कि जो भी उन्हें ठीक करेगा उन्हें मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो निराश होने के बाद उनके पास बस एक ही उपाय था। इनाम से ललचाकर अनेक डॉक्टर वैद्य आए, इलाज भी किया, लेकिन सेठ जी की दशा ज्यों की त्यों रही। यानी जैसी की तैसी ही उनकी स्थिति थी, उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। तो ये जो तरीका था ये भी फेल हो गया। अब क्या करें? एक दिन सवेरे एक बूढ़े हकीम मतलब जो जड़ी बूटी वाली दवाएं देते हैं उनको हकीम कहा जाता है। तो वो बूढ़े हकीम सेठ जी के पास आए, उनकी नब्ज़ देखी, यानी उनका हाथ पकड़कर उनकी नस को दबाकर देखा। जैसे आप ये चित्र में देख रहे हैं, ये जो वैद्य है वो सेठ जी के पास आए, और ये बूढ़े हकीम उनकी नब्ज़ यानी उनको हाथ को पकड़कर देख रहे हैं। तो वो देखने के बाद शरीर परीक्षा की, सारे शरीर का उनका परीक्षण किया। तो पहले के वैद्य बस ये नब्ज पकड़ ही कर ही बता देते थे कि क्या उनको रोग है,
और क्या उनका इलाज है। फिर अलग जाकर नौकर चाकरों से बात की, रसोइये से भी चुपचाप कुछ पूछा। तो उनका तरीका बिल्कुल अलग था। उन्होंने जाकर इलाज के लिए उन नौकर चाकर से बात की और रसोइये से भी पूछा। तो ये कौन सा इलाज है बच्चों कि नौकर चाकरों से बात करना और रसोइये से पूछना? उनके पास तो इस मर्ज का कोई दवा नहीं। तो यही था एक अनोखा इलाज का तरीका। उसके बाद अब सेठ जी से पूछने की बारी आई। तो वो सबसे पूछताछ कर रहे थे वैद्य जी। हकीम जी मुस्कुराते हुए बोले, सेठ जी आपके पास इतनी दौलत है, फिर भी लगता है आप खाने पीने में खासी कंजूसी करते हैं। खाने पीने में कंजूसी? भला कैसे? सेठ जी चौंके। ठीक, खाते पीते तो बीमार क्यों पड़ते? खैर छोड़िए, अपनी खुराक के बारे में बताइए। ऐसा हकीम ने सेठ जी से पूछा। खुराक का मतलब होता है अपने खाने पीने का जो उनका तरीका है और कितना खाते हैं वो बताइए। खुराक तो मैं ठीक ही लेता हूँ। सवेरे 8 खस्ता कचौड़ी, पकौड़े, एक बड़ा कटोरा हलवा, 1 कटोरी मलाई, कुछ सूखे मेवे व 1 लोटा दूध नाश्ते में, और दोपहर को। इतना सुनते ही जो हकीम थे वो चौंक गए और बोले कि ठहरिए, इतना सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आने लगा। ये तो सिर्फ सुबह का नाश्ता है। दोपहर और शाम की खुराक इससे 2-2 गुने तो ज़रूर होगी ही। हकीम जी ने बीच में बोला, मतलब इतना ज़्यादा नाश्ता? और ये तो जब नाश्ता है तो नाश्ते से जस्ट डबल होगा खाना दोपहर का और शाम का। तो सेठ जी ने कहा, आपका अनुमान ठीक है, यानी आपने ठीक अंदाज़ा लगाया। मैं इससे जस्ट डबल खाता हूँ। पूड़ी पराठे मुझे बेहद पसंद हैं, डट कर खाता हूँ, फिर भी समझ में नहीं आता चलते चलते मेरा दम क्यों फूलने लगता है, यानी हाँफने लगता है। सेठ जी बोले। हकीम जी ने कहा, सब ठीक हो जाएगा, पर इलाज शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें साफ करना चाहूँगा। कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सेठ जी ने पूछा। हकीम जी ने कुछ सोचकर ही उनके खुराक के बारे में पूछा था, क्योंकि नब्ज पकड़कर वो समझ गए कि कमी कहाँ पर है, और तभी उन्होंने उनके खान पान के बारे में पूछा, और उनका खान पान जानने के बाद वो समझ गए कि कमी कहाँ पर है और इसका इलाज कैसे होगा। इसीलिए उन्होंने इलाज शुरू करने से पहले ही कुछ बातें साफ करना चाहा। अच्छी तरह सोच लीजिएगा, मेरे इलाज पर आप नाराज़ तो नहीं होंगे? इलाज किसी अलग सुनसान जगह पर किया जाएगा, हकीम जी ने कहा। यानी उन्होंने अपनी शर्त रख दी कि इलाज सुनसान जगह पर होगा। ये अजीब सा इलाज था जिसके लिए सुनसान जगह की ज़रूरत थी, और उनको पता था कि गुस्सा भी बहुत आएगा सेठ जी को इस पर, क्योंकि यह इलाज ही सबसे अलग तरीके का था। अब हकीम जी ने अपने, भला इलाज से मैं नाराज़ क्यों होऊंगा? उन्होंने पूछा। वो चौंक कर बोले, शहर से बाहर भी आबादी से कुछ दूरी पर मेरी कोठी है, यानी बड़ा सा बंगला है। आप वहाँ कल सवेरे से ही इलाज कर सकते हैं, सेठ जी बोले। अब हकीम जी ने अपने साथ लाए हुए आदमी को अलग से जाकर इलाज के बारे में समझाया और फिर विदा हो गए, यानी वहाँ से चले गए। हकीम जी वक्त के पाबंद निकले, यानी वो बहुत पंक्चुअल थे, एकदम टाइम पर हर काम करने वाले, समय की महत्व को समझते थे। वे अगले दिन सवेरा होते ही सेठ जी के यहाँ आ पहुँचे, एकदम टाइम पर। उनका इलाज अब शुरू होने वाला था, इसीलिए उनका जो सहायक था, यानी उनका जो असिस्टेंट था,
2 घंटे पहले ही इलाज की तैयारी के लिए उस निर्जन कोठी पर पहुंच गया था। यानी उस सुनसान बंगले में वो पहले ही चला गया था। उनका जो असिस्टेंट था, उनका जो सहायक था, हेल्पर था, वो जाकर वहाँ सारी तैयारी कर चुका था क्योंकि इलाज वहीं होने वाला था। हकीम जी निर्जन कोठी तक पैदल टहलते हुए चलना चाहते थे, किंतु सेठ न माने। वे हाथ नचाकर बोले, उस कोठी तक पैदल जाएंगे? 4 कदम चलते ही मेरा दम फूलने लगता है। इतना पैदल हरगिज न चल पाऊंगा। 5-5 कारें हैं, इनका क्या होगा? गाड़ी से चलते हैं, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो वो पैदल नहीं चलना चाहते थे क्योंकि उनका दम फूलता था। वो बिल्कुल भी परिश्रम नहीं करते थे। हकीम जी मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने पैदल चलने की अधिक जिद न की क्योंकि वो जानते थे कि इसके बाद क्या होने वाला है। इसलिए वो सोचकर मुस्कुरा दिए। दोनों गाड़ी में बैठकर निर्जन कोठी पर जा पहुँचे, यानी उसी घर में जहाँ इलाज होने वाला था, उस सुनसान जगह में। हकीम जी ने वहाँ पहुँचकर अपने सहायक से पूछा, मतलब अपने हेल्पर से पूछा, इलाज की सब तैयारियाँ हो गई हैं? सहायक ने स्वीकृति में सिर हिलाया। मतलब सहायक ने कहा कि हाँ, सारी तैयारियाँ हो गई हैं, और एक बाहरी कमरे की ओर संकेत किया। और बाहर में एक रूम था, उसी में सारी तैयारियां हो चुकी थी। आगे आगे सेठ जी और पीछे पीछे हकीम जी उस निश्चित कमरे की ओर चले। जिस कमरे में तैयारी हुई थी उसी कमरे में गए। कमरे के बाहर सेठ जी के जूते उतरवा दिए गए, मतलब उनको नंगे पांव अंदर जाना था। लेकिन तभी एक विचित्र बात हुई, यानी एक अजीब सी बात हुई, अनोखी बात हुई। नंगे पैर सेठ जी जैसे ही उस कमरे में घुसे, हकीम जी ने फुर्ती से बाहर की सांकल बंद कर दी, यानी बाहर का दरवाज़ा बंद करके सिटकिनी लगा दी और उनको नंगे पैर अंदर भेज दिया। बस फिर क्या था, इलाज शुरू हो गया। अब सेठ जी कमरे के अंदर, हकीम जी बाहर। अंदर घुसते ही सेठ जी को न जाने क्या हुआ, वह जोरों से चिल्लाने और नाचने कूदने लगे, जैसे गरम तवे पे पैर रख दिया हो। बात यह थी कि कमरे का फर्श, यानी जो सतह था, वो बहुत गरम तवे की तरह तप रहा था। उस पर नंगे पैर टिकाए नहीं जा रहे थे। उनका पैर बहुत जल रहा था। वो बहुत आराम फरामोश थे, आराम से रहते थे। लेकिन आज उनको, ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये गरम जो फर्श है पूरा तप रहा है और इस पे पैर नहीं रखा जा रहा, जिसके वजह से वो पूरे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और ये था उनका इलाज करने का तरीका। कमरा बंद, फर्श तपता हुआ, पैर नंगे। अब सेठ जी उछलने कूदने के सिवा क्या करें। हकीम जी कमरे से बाहर थे, उन पर चीखने चिल्लाने का कोई असर नहीं था। उल्टे तो वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और उन्होंने गाड़ी के चालक को भी 2 घंटे पहले ही कहकर लौटा दिया कि जाओ। और वहाँ दूर दूर तक कोई आदमी भी नहीं था जो सेठ जी की आवाज़ों को सुन सके। उनके मोटे थुलथुले शरीर का उछलना कूदना उस समय कोई देख पाता तो हंसी नहीं रोक सकता था। कोई शरारती बच्चा उन्हें देखता तो उसे बड़ा मज़ा आता। तो ये बड़ा ही अनोखा इलाज चल रहा था। सेठ जी थक कर चूर हो गए, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। वे लगभग आधे घंटे तक इसी तरह उछलते कूदते रहे। सेठ जी का धीरे धीरे फर्श का तपन कम हो गया और उनका उछलना कूदने का रफ्तार भी धीरे हो गया। सेठ जी हकीम को पूरा जी भर के कोस रहे थे, गालियाँ बक रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। पर कमरे से बाहर कुछ दूरी पर खड़े हुए हकीम जी तो पूरे बहरे बने हुए थे, क्योंकि यही उनका तरीका था। पूरे 1 घंटे के बाद हकीम जी ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला और उन पसीने में लथपथ सेठ जी हकीम जी को गालियाँ बकते बड़बड़ाते हुए बाहर निकले। हकीम जी धैर्य की मूर्ति यानी शांत बने हुए थे, सब कुछ सुनते रहे और सेठ जी को पेड़ की छाया में बैठाया। कुछ देर विश्राम करने के बाद सेठ जी की तबीयत थोड़ी ठीक लगी
उनका गुस्सा भी शांत हो गया थोड़ा। और वो कहे हकीम जी ने कि कोई बात का बुरा मत मानिएगा। उसके बाद अब आप आधे घंटे भर तक लगातार उछलते कूदते रहे हैं। आप अच्छी खुराक लेते हैं पर शारीरिक श्रम नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, यही आपका रोग है। आप कम खाएं और नियमित व्यायाम करें, योगासन करें, सवेरे खुली हवा में भ्रमण करें यानी घूमें। कुछ ही दिनों में आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। मुझे माफ़ करें क्योंकि आपके इलाज में मुझे कुछ सख्त कदम उठाने पड़े। ये बात सेठ जी को अच्छे से समझा दी। अब सेठ जी की तबीयत धीरे धीरे ठीक लग रही थी, उनका गुस्सा शांत हो गया। हकीम जी की सम्मिलित हो स्वीकार किया। उचित खान पान और नियमित व्यायाम के द्वारा वे कुछ ही दिनों में पूर्ण स्वस्थ हो गए। अब हकीम जी से उनकी रही सही नाराज़गी भी मिट गई। नाराज़ होने के बजाय वे अब हकीम जी की प्रशंसा करने लगे। तो बच्चों, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा रोग शरीर को घेर लेता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। आप लोगों को भी नियमित व्यायाम और खेल कूद अवश्य करना चाहिए ताकि आपका भी शरीर स्वस्थ रहे, और नियमित और संयम से भोजन करें। यही इस कहानी से शिक्षा मिलती है। आपको भी इससे यही शिक्षा लेनी चाहिए। धन्यवाद।